नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास क्या होता है? समास का मतलब है दो पद। आप जानते हैं पद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पद कहलाते हैं। सो दो या अधिक पद मिलकर एक नया अर्थ दें। मतलब हम पहले पद का अर्थ या दूसरे पद का अर्थ पे ना जाकर नया पद उस पर बनाए। दो पदों के मेल से कोई नया पद बने, उसे हम समास कहते हैं। नए अर्थ देने वाले पद बने तो दो या अधिक पद मिलकर नया अर्थ देने वाला पद बनने को समास कहते हैं। पद मिलकर या पद के मेल से, दोनों का अर्थ एक ही है। तो उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम कहते हैं रसोई घर, रसोई घर में आपके पास दो पद है, रसोई और घर। तो अगर अलग से आप रसोई का अर्थ लो तो वो होता है कुकिंग, खाना बनाना, और घर का अर्थ लो तो एक मकान। लेकिन अगर हम रसोई घर इन दो पदों को एक जगह मिला दे तो वो बनता है खाना बनाने का एक कमरा, जो होता है रसोई के लिए घर, किचन। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए हवन सामग्री। तो इसमें आपको दो शब्द है, हवन और सामग्री। हवन है होम करना, हवन करना, और सामग्री कोई भी सामग्री हो सकती है। लेकिन जब आप हवन और सामग्री दोनों को मिला रहे हैं तो ये बनता है हवन सामग्री, केवल वह सामग्री जो हवन के लिए इस्तेमाल होता है, वह सामग्री जो केवल हवन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दो पदों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं? एक नया अर्थ देने वाला नया पद बना रहे हैं। इसे कहते हैं समास। तो जैसे मैंने आपको बताया, समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। तो इन समास के दो पदों को, पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे हवन सामग्री में जो पहला पद है यह पूर्व पद, और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो ये जो दूसरा पद है यह है उत्तर पद। और फिर दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द हम बना रहे हैं उसे हम कहते हैं समस्त पद।
दोनों पदों को मिलाकर जो नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो यहां तक आप लिखिए दो मिनट का समय दिया जाएगा आपको। तो मैं फिर से आपको एक बार समझाती हूं। दो या अधिक पद मिलकर एक नया अर्थ देने वाला अगर पद बन रहा है तो उसे हम समास कहते हैं। और समास में दो पद होते हैं। समास के पहले पद को हम कहते हैं उत्तर पद और समास के दूसरे पद को हम कहते हैं समास के पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और समास के दूसरे पद को हम कहते हैं उत्तर पद। और दोनों पद मिलकर जो नया पद बनता है उसे हम कहेंगे समस्त पद। I'm rubbing the board, children. तो समस्त पद को अलग करके साथ में कारक योजक या समुच्चय बोधक जोड़कर हम विग्रह वाक्य बनाते हैं। तो अर्थ क्या है, जब हम दोनों पदों को मिला रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद को, वो बनता है समस्त पद। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है ये दोनों पद मिल रहे हैं और इनको अलग करके समस्त पद को समझने के लिए, क्योंकि आपके समास जो है अनेक प्रकार के हैं, तो ये कौन सा समास है, ये पद किस समास में आता है, किसका अंतर्गत आता है, ये जानने के लिए हमें विग्रह वाक्य बनाना जरूरी है। तो विग्रह वाक्य बनाने के लिए दोनों शब्दों को हमें अलग करना पड़ता है। और अगर अलग करेंगे तो देखिए हमने अलग किया हवन सामग्री, तो क्या फर्क पड़ा, दोनों में सिर्फ अलग हो गए। इसको हम विग्रह वाक्य नहीं कह सकते। इसके बीच में हमें या तो कारक जोड़ना है। आप सबने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अधिकरण से पढ़ा होगा ना, सॉरी अपादान से
और फिर संबंध का के की अधिकरण में पद। तो ये कारकों को हम इन शब्दों के बीच में जोड़ेंगे जहां पर जोड़ना है। हर पद के बीच में कारक नहीं आते, केवल कुछ ही पदों के साथ हम कारक को जोड़ेंगे, कुछ पदों के साथ योजक को जोड़ेंगे, कुछ पदों के साथ समुच्चय बोधक को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तब जाकर ये विग्रह वाक्य बनता है और हमें समझ में आएगा कि ये कौन से समास के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे हवन के लिए सामग्री। और दूसरा उदाहरण देखिए, आपके लिए अगर है भाई बहन, तो इसमें जोड़ेंगे हम भाई और बहन योजक। गजानन, गज जैसा, आनन सिर, आनन वाला, गणेश। यहां पर हमने जोड़ा योजक और यहां जोड़ा समुच्चय बोधक। तो इस तरह से हम अलग अलग शब्दों में अलग अलग शब्द दूसरे पदों को या शब्दों को जोड़कर विग्रह वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से बनने के बाद आपके पास 6 प्रकार के समास हैं। तो विग्रह वाक्य लिखने के बाद आपको पहचानना भी तो है कि ये समास किसका है, कौन सा है। तो ये 6 प्रकार के समास हैं आपके लिए। तो कौन से हैं? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा कर्मधारय, पांचवा बहुव्रीहि, छठा है अव्ययी भाव। तो समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इन समास के जो पद, समस्त पद कैसा बनता है? 2 पदों के मेल से बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समास के प्रकार भी इन पदों की प्रधानता के आधार पर बनाए गए। कोई समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, कोई समास में उत्तर पद की प्रधानता, मतलब उस शब्द का जो अर्थ होता है, पूर्व पद के शब्द का अर्थ मेन होता है या कहीं उत्तर पद के शब्द का अर्थ मेन होता है, मुख्य होता है। उसके आधार पर इन्होंने 6 समास हमारे लिए बनाए। तो सबसे पहला है तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व, द्वंद्व, द के नीचे व, फिर बिंदी, फिर द के नीचे व, तो द्वंद्व, और फिर द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि और फिर अव्ययी भाव समास। लिखिए बेटा।
I am rubbing the board. तो हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास से। तो तत्पुरुष समास जानने के लिए हमें कारकों का ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो कारक कितने हैं? पहले हम लिखेंगे कारक। कितने हैं कारक? कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने, देन कर्म कारक, को, करण कारक, से और के द्वारा। चौथा संप्रदान कारक, के लिए। पांचवा है अपादान कारक, से जुदाई या अलग करना। अंदर छठा है संबंध कारक, का, के, ही। सातवां है अधिकरण कारक, में और पर। आठवां संबोधन कारक, हे अरे। तो इनमें आपके पास 8 कारक है। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद की उत्तर पद की प्रधानता होती है। और इस तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें कारकों के ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो कारक आपके पास 8 प्रकार के हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इन 8 कारकों में तत्पुरुष के लिए हम केवल 6 कारक लेते हैं। पहला वाला कर्ता कारक के साथ कोई तत्पुरुष समास नहीं बनता, ठीक है। और अंत वाला भी 8वां भी संबोधन कारक नहीं है। सो बीच के जो 6 है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों के साथ हमारे लिए तत्पुरुष समास के भेद या तत्पुरुष समास के शब्द बनते हैं। तो आप इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
I'm rubbing the both children. तो तत्पुरुष समास में हमने देखा तत्पुरुष समास के ही 6 भेद है, 6 नहीं 8 भेद है, 2 अलग भेद हम बाद में बताएंगे। तो पूरे समास चैप्टर में आपको 6 मेन समास है, तो तत्पुरुष समास के लिए 8 अपने भेद है। तो तत्पुरुष में